उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र कई तरह के होते हैं, जैसे कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जिन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क होते हैं जिन्हें नेशनल पार्क, हिंदी में हम उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तीसरे तरह के होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे छोटे क्षेत्र होते हैं और सबसे विशाल क्षेत्र कौन से होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन यूपी में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यानी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूपी में नहीं है। आइए उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य को दिखाने से पहले हम कुछ मोटी बातें कर लें जो इससे पहले की बातें हैं। भारत में जीवों का शिकार रोकने के लिए, वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए, उनका वध रोकने के लिए, उनका व्यापार रोकने के लिए बहुत से लोग जीवों को मारकर उनके अंगों का व्यापार करते हैं, जैसे कि गैंडा का सींग हो गया, है ना, शेर का दांत हो गया, खाल हो गया। तो लोग आर्थिक लाभ कमाने के लिए अवैध रूप से जीवों का व्यापार करते हैं उन्हें मारकर। इस काम को रोकने के लिए और भारत में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहला प्रयास, संगठित प्रयास संसद द्वारा 1972 में किया गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमेशा पूछता है, याद कर लीजिएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। किस लिए? जीवों का शिकार रोकने, उनका व्यापार रोकने और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अधिनियम, मतलब कानून बनाया गया। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही, इस अधिनियम के तहत ही 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, हिंदी में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? 1983 में अधिनियम के तहत की गई। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के तहत वन्य जीवों का शिकार रोकने, उनका व्यापार रोकने, वनों में मानव हस्तक्षेप को कम करने, है ना, बाहरी हस्तक्षेप को कम करने और इस प्रकार से वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने और इस प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करने, है ना, यानी जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए 3 तरह के संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया, है ना। शुरुआत के लिए जिसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 तरह के संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया। ये 3 तरह के संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला बायोस्फीयर रिजर्व, हिंदी में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। दूसरा नेशनल पार्क, हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आप हमें इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि वर्तमान में अब तक कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है? अब तक कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना देश में की जा चुकी है? इसका आप जवाब दीजिए। आप जानते होंगे, नहीं तो खोज कर बताइए खुद, हर चीजें बताने से, क्योंकि हर साल अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि हाल ही में गठित बायोस्फीयर रिजर्व, अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है या पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? क्या आपको देश के सभी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पता है? आप इसका जवाब दीजिए कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हमने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था, है ना। दूसरा नंदागिरी पर्वत में, जो कि उत्तराखंड में है, और तीसरा सुंदरबन में स्थापित किया था बायोस्फीयर रिजर्व। आइए पहले हम उत्तर प्रदेश का बात शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। वास्तव में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है? कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस आधार पर इन तीनों में अंतर किया जाता है, जबकि तीनों वही वनीय और जंगली क्षेत्र होते हैं और तीनों में जंगली जीवों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तीनों के उद्देश्यों में मूलभूत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और तब इसका जवाब लोग नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जवाब आमतौर पर कहीं साधारणतया मिलता नहीं है। जो यहाँ पे संक्षेप में मैंने लिख दिया है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जो कि सबसे पहले नीलगिरी में, उसके बाद नंदागिरी में,
नंदा देवी पर्वत पर, सॉरी, और उसके बाद सुंदरबन में स्थापित किया गया था, है ना। अब तक कुल 18, लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं इसमें अपडेट नहीं कर पाया हूं। अब इस साल हो सकता है कोई नया हो गया, मुझे पता नहीं है, तो आप अपडेट करके बताइएगा। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इनकी स्थापना का उद्देश्य केवल वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा करना नहीं होता है। इनकी स्थापना का उद्देश्य पूरी पारिस्थितिकी यानी टोटल इकोसिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना होता है। टोटल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? पर्यावरण के भौतिक घटक, भौतिक घटक मतलब मिट्टी, हवा, जल, चट्टान, ये भौतिक घटक होते हैं। और जैविक घटक, जैविक घटक वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां, है ना। तो पर्यावरण के भौतिक और जैविक घटकों से मिलकर, है ना, जो कि आपस में अंतर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पर्यावरण के भौतिक और जैविक घटक एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले किसी पर्यावरणीय क्षेत्र के भौगोलिक और जैविक घटक जो कि आपस में अंतर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इससे मिलकर जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का गठन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल होता है ना। टिड्डा घास खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को चील खा जाता है। तो उसमें एक खाद्य श्रृंखला निर्मित होती है ना। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवेश कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। ये सब बातें आप पढ़े होंगे। सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। और ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? हरी पत्ती वाले पौधे, उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। हरी पत्ती वाले प्राथमिक उत्पादक पौधे वो क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस धरती पर अगर हरी पत्ती वाले पौधे ना हो तो ऊर्जा का निर्माण ना हो, है ना। फिर उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता कौन है? जो हरी घास खाते हैं, बकरी, हिरन, टिड्डा, है ना, प्रथम उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, है ना। तो तृतीय उपभोक्ता कौन है? जो शाकाहारी जंतुओं को भी खा लेते हैं और मांसाहारी जंतुओं को भी खा लेते हैं, वो होते हैं तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरह से एक खाद्य जाल निर्मित होता है और आप देखते हैं कि इसमें सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अगर मानव हस्तक्षेप किया जाता है और पारिस्थितिक तंत्र के किसी भी एक घटक को अगर मानव द्वारा प्रभावित कर दिया जाता है, मान लेते हैं कहीं झील है और मानव ने अपने क्रियाकलापों से झील में कारखाने का पानी बहाकर झील का पानी गंदा कर दिया। अब उस एक घटक के प्रभावित होने से पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा, है ना। उस झील के जहरीले पानी को हिरन पिएगा, डेथ हो जाएगी, या फिर बीमार हो जाएगा। उसको शेर खाएगा, शेर बीमार हो जाएगा। पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र। इसी तरह भैंसों से दूध निकालने के लिए उन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाता था, डाइक्लोफेनेक कहा जाता था। अब भैंसें जब मर जाती थी तो उन्हें गिद्ध खाते हैं। गिद्ध क्या है? सारे मर गए भैंसों को खाकर। क्यों? मरे हुए भैंसों को खाकर सारे गिद्ध इसमें पारिस्थितिक तंत्र से लगभग समाप्त हो गए, है ना। जबकि गिद्ध क्या करते थे? प्रकृति की सफाई करने का काम करते थे। जो जीव जंतु मर जाते थे उन्हें खा के प्रकृति की सफाई कर देते थे गिद्ध। लेकिन अब क्या होता है? जगह जगह मांस सड़ रहे होते हैं, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे क्या है कि एक तरह से प्राकृतिक सफाई कर्मी होते थे गिद्ध, है ना। तो हमने क्या किया? दूध ज्यादा प्राप्त करने के लिए भैंसों को एक इंजेक्शन दिया। उसमें जो औषधि होती थी डाइक्लोफेनेक कहते हैं। भैंस में गया औषधि, भैंस जब मरा तो उसको गिद्ध खाया, गिद्ध भी प्रकृति से पूरी तरह से समाप्त हो गया लगभग, है ना। संकटापन्न है। संकटापन्न मतलब एक दो कहीं कहीं पाए जाते होंगे। तो हमने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है। उसमें किसी भी एक घटक में जब मानव द्वारा उलटफेर किया जाता है, जब कृत्रिम उपायों द्वारा, जैसे अगर शेर हिरन को खा जाए तो उससे पारिस्थितिक तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रकृति खुद को समायोजित करना जानती है। प्रकृति जानती है कि खुद को कैसे बैलेंस करना है ना। लेकिन मानव क्या है? मानव आज का एक प्रौद्योगिक मानव है। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ताकत और हथियारों से लैस है। वो जब इसमें उलटफेर करता है तो व्यापक उलटफेर करता है। जैसे मानव को छोड़कर कोई भी जंगली जीव झील के पानी को जहरीला नहीं कर सकता। मानव को छोड़कर कोई भी जंगली जीव वनस्पतियों को काट नहीं सकता, है ना। मानव को छोड़कर कोई भी जंगली जीव वायुमंडल को गंदा नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे हम क्या है, दिन रात परिवहन चलाते हैं, परिवहन साधन, कार, बाइक, ट्रक, और धुआं छोड़ते हैं, गंदा कर रहे हैं वायुमंडल को। तो मानव ने एक्स्ट्रा क्षमता अर्जित कर ली है, प्रौद्योगिकी की क्षमता। तो जब मानव हस्तक्षेप करता है तभी पारिस्थितिक तंत्र पे दुष्प्रभाव पड़ता है।
तो इसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन अब मानव पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं रहा है। पारिस्थितिक तंत्र में वही है जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है ना। तो वाइल्ड जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनका उद्देश्य पूरी पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण प्रदान करना होता है। उनके नियम काफी कठोर होते हैं, उसमें आप कहीं भी नहीं घुस सकते, या घुस भी रहे हैं तो एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसके आगे आप कैमरा लेकर भी नहीं जा सकते, है ना। तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहां पे आप ईंधन, जो स्थानीय समुदाय होते हैं उन्हें ईंधन के लिए भी लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती, बाहरी लोगों के प्रवेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान करना। नेशनल पार्क की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? नेशनल पार्क प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये शब्दावली याद रखिएगा, प्राकृतिक आवास मतलब जीवों के और वनस्पतियों की जो प्राकृतिक आवास है, हरा भरा उद्यान, हरा भरा वन, इसमें आप लकड़ी नहीं काट सकते, है ना। इवन ईंधन के लिए भी लकड़ी काटना यहाँ पे मना होता है। प्राकृतिक आवास को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। जीवों के प्राकृतिक आवास क्या है? वनीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र। और जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। यानी अब जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो ईंधन के लिए लकड़ी तो काट सकते हैं, लेकिन वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते। साथ ही वनस्पतियों को व्यापक पैमाने पर कटाई नहीं की जा सकती। ईंधन के लिए सूखी लकड़ियों को तो बीन सकते हैं जाके वहां पे, लेकिन वनस्पतियों की कटाई नहीं कर सकते। तो वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक जीव वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब अगर इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि हल कर लेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, नेशनल पार्क प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा। ठीक है। अब आइए उत्तर प्रदेश का हाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा आप जानते हैं, बताऊंगा डिटेल में। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 13 पक्षी विहार है। वास्तव में पक्षी विहार को अगर यहाँ पे कहाँ रखा जाए, जो 3 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, पक्षी विहार को वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ही रखा जाता है। पक्षी विहार जो होते हैं ना, तो एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, 13 पक्षी विहार और 2 प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान कुछ और नहीं, चिड़ियाघर एक तरह से, है ना। जो लोग वनी क्षेत्रों में नहीं जा सकते उनको देखने के लिए शहर के आसपास ही एक उद्यान बना दिया जाता है कृत्रिम उपाय करके, है ना। उसमें थोड़ा जंगली वातावरण तैयार कर दिया जाएगा ताकि जो पशु जंगली जीव होते हैं उसमें रह सके, एक घेरेबंदी कर दी जाती है। तो ये कृत्रिम होते हैं प्राणी उद्यान। जैसे लखनऊ में एक प्राणी उद्यान है, दूसरा प्राणी उद्यान कहाँ पे है तो बताइए, हालांकि मैं बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश में इतनी चीजें हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 13 पक्षी विहार और 2 प्राणी उद्यान। इस चैप्टर में हमने ये जो बनाया है ये मुख्य रूप से वन्य जीव अभ्यारण्य है 11। इस चैप्टर में 11 वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम बताए गए हैं, किस जिले में ये बताए गए हैं और मानचित्र में उनकी अवस्थिति दर्शाई गई है। इसे आप लिस्ट बनाकर लिख लीजिएगा, बेहतर होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश विशेष को गंभीरता से ले रहे हैं मेरे साथ तो मैप बना के ही करिएगा, इसे बहुत बढ़िया से याद हो जाता है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंने संक्षेप में लिखा, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं लिखा है डिटेल। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी के ठीक बगल में है बहराइच पूरब में। पीलीभीत नेपाल से सटे हुए जो 7 जिले हैं, पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, है ना। तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच। इसके बाद यहाँ पे श्रावस्ती और बलरामपुर, ये 2 जिलों में फैला हुआ है। श्रावस्ती पूर्व में है, बलरामपुर थोड़ा सा पश्चिम में है। तो श्रावस्ती और बलरामपुर में है सुलेहवा वन्य जीव अभ्यारण्य, श्रावस्ती बलरामपुर। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज, नेपाल से सटा सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज, यहाँ पे है सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट चंद्रप्रभा, पहले बनारस में था चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन बनारस से जब चंदौली जिला को अलग कर दिया गया बनारस से काटकर, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चला गया चंदौली में। काफी खूबसूरत है, मैं एक बार ग्रेजुएशन में था तो गया था चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। वहां पे एक बांध भी बनाया गया है जिससे पीछे झील निर्मित हो गई है और बहुत ही प्राकृतिक
पारिस्थितिकी और जंगली क्षेत्रों से निर्मित क्षेत्र है चंद्रप्रभा। मैं तो कहता हूं कि अगर घूमने का शौक है तो पहले क्यों ना अपने ही आसपास के वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क को घूम लेना चाहिए, है ना। इकट्ठे आप गोवा और दुबई पहुंच जाएंगे और सिंगापुर तो कैसे काम चलेगा। पहले अपने क्षेत्रों के जो अपने देश के जो मूल प्राकृतिक और पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, अगर आप शौकीन हैं, वन्य जीवों के शौकीन हैं, है ना, वन्य और प्राकृतिक क्षेत्रों के को देखने के शौकीन हैं, तो ये बड़े ही खूबसूरत स्थल है। इसमें से अधिकतर पता कर लेना चाहिए कि इसमें सबसे बेहतर क्या है, तब जाना चाहिए कैमरा लेके। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। इसका नाम कछुआ इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ कछुआ पालन होता है। यहाँ पे पालन नहीं होता है, कछुओं को संरक्षित किया जाता है, आप कछुओं का शिकार नहीं कर सकते। यहाँ पे कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में गंगा नदी के उस पार है। गंगा जो नदी है ना, उसके उस पार कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। कैमूर, हमने बताया था ना कि विंध्य पर्वत का सबसे पूर्वी छोर कैमूर पर्वत कहलाता है, और कैमूर पर्वत चलाया है मिर्जापुर सोनभद्र तक, तो उसी के नाम पे रख दिया गया है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों में फैला हुआ है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है, ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर। इसमें ध्यान देने वाली बात लिख लीजिएगा कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है ललितपुर। इसके बाद राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा, इटावा, औरैया में फैला हुआ है। यहाँ पे आगरा है ना, बीच में इटावा है, इटावा के पूर्व में औरैया है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ। आगरा, इटावा, औरैया राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा, इटावा, औरैया में। उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये 5 जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर, बिजनौर और जेपी नगर, है ना। 5 जिलों में ये फैला हुआ है और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद अगले वीडियो में मैं एक साथ राष्ट्रीय उद्यान, चूंकि एक है, ये कुछ डिटेल में तो बताना नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान, 13 पक्षी विहार, प्राणी उद्यान एक साथ समाप्त करवा दूंगा, और साथ ही जो संकटापन्न प्राणी है उत्तर प्रदेश के, जिनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके बारे में भी अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार।